This was the last question that we were supposed to do in the previous class. Consider an L-shaped bar shown in the figure. At the instant shown, the bar is rotating. आपको ओमेगा दिया हुआ है 4 रेडियन पर सेकेंड, राइट? हाय दीपिका, वेलकम टू द क्लास. एंड द दीपिका पहले कंस्ट्रेंट मोशन के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं. कंस्ट्रेंट मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. गुड इवनिंग. आई होप आपने लास्ट वाला रिकॉर्डिंग देख लिया था. मैंने 12th के कोर्स में भी लाइव किया था. नहीं देखा है तो टाइम देख के देख लेना. Okay, Yogita, don't worry. I just wanted 1 or 2 so that it doesn't go unrecorded. Fine. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कंस्ट्रेंट देखे थे, these were the 2 constraints for acceleration. ये आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन था, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, राइट? दिस वाज टेंजेंशियल एंड दिस वाज सेंट्रिपिटल. ठीक है ना? अब आपको एक रॉड दिया हुआ है ओमेगा, इट्स रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड देयर आर 2 केसेस. यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड देन पॉइंट बी. ठीक. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इट इज स्लोइंग डाउन एट द रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड. अगर स्लो डाउन हो रहा है इसका मतलब एंगुलर रिटार्डेशन दिया है, दैट इज -2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपसे बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए. देखिए, जब कभी भी किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी दी होगी, यू हैव टू टेक बोथ द एक्सेलरेशंस इनटू अकाउंट. A will have 2 accelerations. It will have a centripetal acceleration by virtue of those constraint conditions. यहाँ पर तो खैर नहीं लगेंगी, सिंपल आ जाएगा. And it will have a tangential acceleration as well. ये ध्यान रखेंगे हमेशा. रिजिड बॉडी में जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, हमें दोनों एक्सेलरेशंस देखने हैं. यूसीएम में हमें अक्सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं देखना होता था, तो अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अभी फॉर पॉइंट ए देखते हैं. ए पॉइंट के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आपको मालूम है अल्फा इनटू एल. व्हाट इज अल्फा? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2. व्हाट इज एल? द वैल्यू ऑफ एल इज 2. तो ये आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू फॉर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. दूसरा आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगा, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर एल. ओमेगा भी आपको दिया हुआ है 4, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर इंटू 2 4, दैट इज 8. राइट? क्लियर है? कितना दिया आपको? 2 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है. ओ सॉरी, इट्स 4, इट्स नॉट 2. तो इट विल बी 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32. So this will be 32 meter per second square. And what will be the total acceleration of A? That will be 4 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर. यहाँ से आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, that will be the total acceleration of A. अब कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस में आपसे आंसर वेक्टर फॉर्म में भी पूछ लेता है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में भी आंसर लिखना आना चाहिए. क्या लिखेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा जाए? What will be the total acceleration? भाई मैंने तो ये मैग्नीट्यूड लिख दिया है, एक्चुअली मैंने ये मैग्नीट्यूड लिख दिया है. अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो what will be the acceleration? कितना होगा? योगिता एंड दीपिका, देखिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर चेंज होता रहेगा. बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है. आपका बॉडी अगर मूव कर रहा है, यहाँ पर टेंजेंट इधर, यहाँ पर टेंजेंट इधर, यहाँ पर टेंजेंट इधर, यहाँ पर इधर एंड सो ऑन. यस और नो? तो कितना लिखूं? -32 AC. अगर मैं AC को पहले लिखूं, आई कैप माइनस आई कैप होगा. व्हाट विल बी अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? कंस्ट्रेंट मोशन में देखिए व्हाट विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन.
4J, यस। प्लस 4J लिखना ज्यादा बेटर है या माइनस 4J? हु विल टेल मी? दीपिका एंड योग्यता, पर प्लस 4J is a more appropriate way to represent it or minus 4J? Think about it and then answer. अभी हम केवल पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, राइट? Good evening, Anas. Welcome to the class. You were not supposed to attend. Good, you came. चलो बी, सिमिलरली बी पॉइंट के लिए निकाल लेंगे। अब बी पॉइंट के लिए जब आप सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकाल रहे होगे तो क्या चेंजेस आएंगे? जब आप बी पॉइंट के लिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकाल रहे होगे तो क्या चेंजेस आएंगे भाई? अब की बार आर ये हो जाएगा ना, ये दिस इज योर आर, ये कितना आएगा? 4 + 4 8, 2√2 आएगा। दिस विल बी 2√2। तो ये जो एल आप ले रहे थे वो अब की बार 2√2 लोगे, तो 80 और AC अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। यस, 80 अल्फा आर 2√2 इंटू -2। ओके, ऐसे ही AC निकाल लेना, आर ओमेगा स्क्वायर 2√2। ओमेगा तो सेम रहेगा, हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट? 4 का स्क्वायर। इस तरह आपको दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, फिर आप उनको 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर लोगे। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है ना? सिंपल है क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट। सिर्फ फिगर ही डिफिकल्ट है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट वन। दिस इज इनफैक्ट अ वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों को याद है। A particle of mass m is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. You have to find the torque of the weight. ध्यान से लैंग्वेज समझिएगा। You have to find the torque of the weight. Torque मतलब मोमेंट, 10th में भी पढ़ चुके हैं। आपको वेट का मोमेंट निकालना है about the point of the particle, about the point of projection when the particle is at the highest point. तो देखिए जरा ध्यान से, ये एक पॉइंट है, यहां से मैंने दीपिका जो पहला लेक्चर हुआ था, ओके फाइन, वो मैंने आपके कोर्स में ऐड नहीं किया है बिकॉज दैट वाज बेसिक 11th वाला, मतलब उसमें क्वेश्चंस नहीं किए थे, केवल प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है योगिता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप नहीं ज्वाइन करते तो शायद क्लास होता ही नहीं। आपने प्रोजेक्ट किया हाईएस्ट पॉइंट पे, वो आपसे कह रहा है कि आपको वेट का मोमेंट निकालना है, किसके अबाउट? इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी का वेट नीचे एक्ट करेगा, F = mg। इफ दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रेंज का हाफ है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या प्रोजेक्टाइल के रेंज का हाफ है? यस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम r बोल दें तो रेंज क्या थी? u² sin 2θ/g, इसका हाफ। तो r आ जाएगा 2u² sin θ cos θ डिवाइडेड बाई 2g, राइट? और टॉर्क कितना आ जाएगा? mg इंटू 2 से 2 कट जाएगा, mg इंटू u² sin θ cos θ/g। तो ये आ जाएगा mu² sin θ into cos θ. This will be the torque of the body at its highest point about the point of projection. I hope clear हो गया होगा। This is point of projection. Simple question था, it's not that difficult. Okay? चलिए अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड। ये
मैंने क्वेश्चन की तरह दिया है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन है नहीं, ये एक आर्टिकल ही है और रेलेवेंट फॉर जेई ओनली, नॉट दैट रेलेवेंट फॉर नीट. A uniform bar of mass m and length l is hinged at one end and held in the position shown. अच्छा shown है नहीं, रुक जाओ पहले shown कर लो. ये shown by applying a constant force F at the other end perpendicular to the rod. Find the magnitude and direction of the force exerted by the hinge on the rod. चलिए हम इसको एज अ केस पढ़ रहे हैं और यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. उस कंक्लूजन को हम रेडिली यूज कर सकते हैं अपने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. आई एम रीड्रॉइंग द डायग्राम. ये मेरी रॉड है और यहाँ पे परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट कर रहा है F. ठीक है ना, एक फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है F. मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है. अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. हो जाएगा. अगेन दो कंपोनेंट कर सकता हूं, यहाँ पे F cos थीटा कर सकता हूं, यहाँ पे F sin थीटा कर सकता हूं. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है. आपसे वो बोल रहा है कि हिंज जो रिएक्शन दे रहा है, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो निकालना है. तो ऐसे डायग्राम्स में आपको ये तो नहीं मालूम है ना, बिना सॉल्व किए आप ये नहीं बता सकते कि हिंज कौन सा फोर्स लगा रहा है. तो हम ऐसा करते हैं कि एक फोर्स मान लेते हैं P जो हिंज लगा रहा है और किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में लगा रहा है. हमें नहीं मालूम वो क्या डायरेक्शन है. अब देखो दो चीजें हो सकती हैं. मैं या तो एक फोर्स को P मानूं और एक एंगल अल्फा मान लूं. ये पहला तरीका है, इससे भी आंसर आएगा लेकिन वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे. एक और तरीका है, हम कुछ ऐसा कर ले, हम कह रहे हैं कि हिंज ने जो फोर्सेस लगाए हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट ये हैं. हमने आर्बिट्री डायरेक्शन मान लिया. अगर ये आंसर पॉजिटिव्स आ गए तो इसका मतलब ये डायरेक्शन ठीक है. मान लो px की वैल्यू समथिंग नेगेटिव आ गई, इसका मतलब हिंज का जो रिएक्शन फोर्स है वो इधर लग रहा है. सिंपल है. क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये गिवन नहीं है. मैंने किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में ले लिया. मैंने ये डायरेक्शंस इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे F sin थीटा दिख रहा है. अगर मैं px इधर ले लूंगा तो मुझे इक्विलिब्रियम में चीजों को नॉर्मलाइज करने में हेल्प मिलेगी, है ना. ऐसा कर सकते हैं. अब ऐसे क्वेश्चंस में हम सारे इक्विलिब्रियम टेस्ट करते हैं, ट्रांसलेशनल भी टेस्ट करते हैं और रोटेशनल भी टेस्ट करते हैं. ये थंब रूल है. और जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम टेस्ट करते हैं, जो कि अभी हम टॉपलिंग में भी चेक करेंगे, हमेशा कोशिश ये करनी है कि टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लें जहां मैक्सिमम फोर्स लग रहे हो. देखिए हमें मालूम है जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस हैं उनका मूवमेंट कितना आता है. जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेने लगते हैं उस पॉइंट के अबाउट जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका मूवमेंट कितना आता है. हमेशा जीरो आता है. ये सो नो, क्योंकि उन फोर्सेस का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता है तो उनका मूवमेंट वहां पे जीरो आता है. तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, स्पेशली टॉपलिंग, स्लाइडिंग, आगे जब रोटेशन का कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे उन सब में. राइट, जैसे अभी हमने जो कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा है वो केवल रिजिड बॉडी का पढ़ा है. अभी हमने रोटेशन में नहीं देखा है कि क्या कंस्ट्रेंट लगते हैं. राइट, चलो अब अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें तो एक्स एक्सिस के अबाउट लगने वाले सभी फोर्सेस जीरो होंगे और वाई एक्सिस के अबाउट लगने वाले सभी फोर्सेस जीरो होंगे. ये तो बेसिक है. अब एक्स एक्सिस के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? px और f sin थीटा. इसका मतलब px प्लस f sin थीटा ये जीरो होगा. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. या हम कह सकते हैं px इज इक्वल टू माइनस f sin थीटा. ठीक, ये एक रिजल्ट आया. अगर मैं fy को जीरो पुट करूं तो कितना आएगा?
एफ वाई को 0 पुट करूंगा। अच्छा, एक फोर्स और तो मिस कर दिया, एम जी भी तो लगेगा सेंटर ऑफ मास से नीचे। अगर मैं इसको 0 करूं तो क्या पी वाई प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आएगा? पी वाई प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आएगा, या पी वाई इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ये दो रिजल्ट्स आ गए। जैसे आप ये प्रॉब्लम प्रोसीड कर रहे हो, टॉपलिंग की सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही शुरू होंगी। आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा। ठीक, अब अगर थीटा, भाई इस फिगर में थीटा तो दिया नहीं था, इस फिगर में कहीं थीटा तो दिया नहीं था, थीटा मुझे निकालना पड़ेगा। अब हम करते हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चेक कर लेते हैं। ठीक, आप लिख सकते हो टेकिंग मोमेंट अबाउट हिंज। हिंज के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो जरा देखिए कौन कौन से मोमेंट क्या बनाएंगे। लेंथ थी आपकी एल, ये लेंथ थी एल। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना कर क्या रहा हूं। ये इसके अबाउट ऐसे मोमेंट क्रिएट करेगा, हिंज के अबाउट एफ ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा, यस। और mg एफ के अबाउट ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा, यस और नो। क्या ये दो मोमेंट हमें दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए भाई, एफ कॉस थीटा ये सब तो करना ही नहीं है, हमने सीधे एफ ही चेक कर लिया ना, तो हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। और सिंस इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो ये तो बेकार हो गया, इसका कोई काम ही नहीं। क्या ये बात सही है, समझ में आ रही है दीपिका एंड अनस? जब mg का मोमेंट चेक करेंगे तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगी, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है, तो क्या ये l/2 होगी? और अगर ये l/2 होगी तो क्या मैं लिख सकता हूं mg इंटू l/2 cos थीटा। भाई दिस इज l/2 cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये l/2 है, राइट। ये आपका ट्राइंगल है, ये l/2 है, ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट हो गया l/2 cos थीटा। ठीक, अच्छा ये आपने क्रिएट कर दिया क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा क्रिएट हो रहा है? f इंटू लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू f इंटू लेंथ ऑफ द रॉड। तो f का वैल्यू कितना आ गया? f का वैल्यू आ गया mg/2 इंटू कॉस थीटा। ये f का वैल्यू अगर आप यहां रख दो, यहां रख दो, तो आपको px और py मिल जाएंगे, यस। इनफैक्ट हम कोई एक निकाल लें, दूसरा अपने आप ही पता चल जाएगा, राइट। इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके आ जाएगा f का वैल्यू। आपसे f ही तो पूछ रहा था। नहीं, आपसे पूछ रहा था px py। आ जाएगा px py अब? क्यों? अनस एंड दीपिका आ जाएगा? मैं नंबर दे देता हूं इनको। ये एक्चुअली डेरिवेशन आपको नहीं करना होगा, आपको करने क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन करते हैं। पुट क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इन 1 and 2 टू फाइंड रिएक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करो। A uniform rod has a weight of 40 न्यूटन। वेट कहाँ एक्ट करेगा? मिड पॉइंट पे
40 न्यूटन and a length of 1 meter. ठीक है, it is hinged to a wall at the left end and held in a horizontal position by a vertical massless string at the right end. What is the magnitude of the hinge force? Okay, मान लेते हैं हिंज का नॉर्मल रिएक्शन ये होगा और स्ट्रिंग उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, ऐसा ही होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, यस, रॉड का सेंटर ऑफ मास यही होगा। ऐसा करते हैं, टेकिंग मोमेंट, ये बिल्कुल सॉलिड ट्रिक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो n इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाई टू होगा। यहां से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, n इज इक्वल टू एफ। ये अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे हॉरिजॉन्टल रॉड के जो हिंज्ड है, तो ये रिजल्ट एमसीक्यूज जब आप सॉल्व कर रहे हो तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, इतना ही आएगा हमेशा। आप में से कितने लोगों को याद है कि क्लास 10th में एक ऐसा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था मशीन्स में, उसमें टॉर्क में एक डब्लू रॉड लटकी हुई थी और F1 F2 थे। किसी को याद है? F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू W/2 आया था। कितने लोगों को याद है? सेलेना का चैप्टर 1 में लास्ट क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड में, हिंट भी दी हुई है उसमें हिंट भी दी हुई है, राइट? सेम केस है, राइट? अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? वही जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं, सेलेना का फर्स्ट क्वेश्चन, n प्लस f इज इक्वल टू W आ जाएगा। भाई अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करूं, n और f दोनों बराबर हैं, तो यहां से मुझे f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 20 न्यूटन। अब आपको ऑप्शन, इसमें मैंने ऑप्शंस दिए नहीं है, ऑप्शन में 20 न्यूटन भी है 20 न्यूटन भी है, 40 न्यूटन भी है, बहुत सारी वैल्यूज हैं। बट यहां पर आप अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। आपसे क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हिंज फोर्स। आपसे हिंज फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। आपने सीधे सीधे F इज इक्वल टू 20 देखकर कंक्लूड कर दिया। क्या आपने रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक किया? अच्छा, इसमें हिंज फोर्स ही पूछा है, तब तो ठीक है। मान लीजिए इसी में कह देते फाइंड, इसका जो बड़ा वाला प्रॉब्लम है उसमें टॉर्क भी है, फाइंड द टॉर्क exerted by the string about this horizontal axis। अगर आपको स्ट्रिंग की वजह से टॉर्क निकालना है तो F तो आप निकाल ही चुके हो, और ये वाला डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला डिस्टेंस 1 मीटर की रॉड है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा? टॉर्क भी तो R क्रॉस F 1 इंटू 20 न्यूटन मीटर ही आएगा, यस। कभी कभी पूछता है फाइंड द फोर्स बाय द स्ट्रिंग। इस एक फिगर पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी बुक खरीदोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस सिंगल उस पर दिखेंगे, सब में कुछ ना कुछ पूछ रहा है। कभी टॉर्क पूछ रहा है, कभी स्ट्रिंग फोर्स पूछ रहा है। स्ट्रिंग फोर्स भी तो F है, स्ट्रिंग फोर्स भी तो F ही है, तो कुछ भी पूछेगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलो, so this is a good question. A uniform rod of length L rests against a smooth roller as shown in the figure. Find the friction coefficient between the ground and the lower end if the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta. ओके, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन जो आपने अभी तक किए हैं उसमें डिफरेंस समझिए। आपने जो नॉर्मल क्वेश्चंस किए हैं, मैंने जो आपको काइनेमेटिक्स में लैडर प्रॉब्लम कराई है,
वो लेडर ऐसे रखी है, ऐसे हमेशा हर क्वेश्चन में लेडर ऐसे रखी है। जब लेडर ऐसे रखी है तो हमेशा आपको एक रिएक्शन ऐसे मिल रहा है R1, एक रिएक्शन ऐसे मिल रहा है R2। ये मैंने फ्रिक्शन में भी लेडर प्रॉब्लम कराई हुई है, इस साल वालों को तो कराई है, आई एम श्योर पुराने वालों को भी कराई होगी, राइट। समृद्धि ज्वाइन द क्लास। ठीक है, अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार देखो लेडर कहाँ है, लेडर आपकी ऊपर तक चली गई है, लेडर आपकी ऊपर तक चली गई है, मतलब सरफेस को क्रॉस करके लेडर ऊपर गई है। ओके, तो थोड़ा सा एफबीडी चेंज हो जाएगा अब की बार, और एफबीडी चेंज होने की वजह से काफी चेंजेस आ जाएंगे। चलिए पहले तो डायग्राम डिकोड करते हैं। ये एच है, ये थीटा है। जो पहला रिएक्शन आएगा R1, अब की बार वो ऐसे आएगा बेटा, आएगा। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? पहली चीज, यस। अभी तक नॉर्मल रिएक्शन यहां से ऐसे आ रहा था हॉरिजॉन्टल, अब की बार हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है, यहां से आपको मिलेगा R2। इज इट क्लियर? पहली चीज। अब यहां पर आपको मिल जाएगा R1 cos थीटा, यहां पर आपको मिल जाएगा R1 sin थीटा, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मतलब रॉड की मूव करने की टेंडेंसी इधर है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, राइट। अगर मैं सिग्मा fx को 0 पुट करूं, भाई हमें तो लीनियर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों चेक करना है। सिग्मा fx को अगर 0 पुट करूं तो क्या f की वैल्यू R1 sin थीटा आएगी? आएगी। और f की वैल्यू म्यू R2 होगी। ये सब अब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मालूम है आपको। तो म्यू R2 इज R1 sin थीटा, तो यहां से मेरे को म्यू की वैल्यू मिल जाएगी R1 sin थीटा डिवाइडेड बाई R2। अगर मुझे R1 R2, अच्छा ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं क्या? ओके, ऑप्शंस में थीटा है क्योंकि फिगर में थीटा है, ठीक। तो मुझे थीटा तो एडिट नहीं करना, हटाना नहीं है, R1 R2 पे थोड़ा काम करना है। जरा सिग्मा Fy करके देखते हैं। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली मास सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा mg। तो क्या मैं लिख सकता हूं R1 cos थीटा प्लस R2 प्लस R1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। यस, ये क्वेश्चन आएगी। क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई दीपिका एंड अनस? होपफुली यस। अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लें तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। कैसे? देखिए, जो पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, इसका मोमेंट इधर और इसका मोमेंट इधर। भाई सीधे R1 का मोमेंट ले लें, रॉड की लेंथ तो दी हुई है ना L, मतलब ये तो मैं जानता हूं ना L, यस। तो इसके अबाउट मोमेंट लेने से ये वाली प्रॉब्लम खत्म, R2 वाली प्रॉब्लम खत्म, फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम खत्म, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म। यस और नो? हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां मैक्सिमम फोर्स हो उसी के अबाउट मोमेंट ले लीजिए।
यस और नो? तो ये तो हम जानते हैं, अभी करके आए, एम जी इंटू एल को एल बाई टू कॉस थीटा, ये तो हो गया एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। ये कितना आएगा? ये आएगा आर वन इंटू एल, आर वन, एक सेकेंड, हाँ, आर वन इंटू एल आएगा, राइट राइट, आर वन का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं यार, ऑप्शन में एच भी है, जितने भी ऑप्शंस हैं चारों ऑप्शंस में एच भी है, तो मुझे एच भी कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। अभी तक मेरे किसी इक्वेशन में एच नहीं आया है, आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एच नहीं है, यहाँ पे भी एच नहीं है, बट हर ऑप्शन में एच है। तो अगर हमें एच को इनकॉर्पोरेट करना है तो जरा देखो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा। आंसर में स्मॉल एल भी है, स्मॉल एच भी। देखिए इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हैं, क्वेश्चन जैसा आए, ऑप्शंस जैसे हो उस हिसाब से करिएगा। नीट में ये क्वेश्चन आया था, एक बार ऑप्शन था म्यू इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई टू, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शंस आपको रखने हैं, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शंस हैं बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें एल भी है एच भी है। अब अगर मैं इस एल को यहाँ पे काट दूं तो मेरा एच तो गायब ही हो जाएगा, कभी मिलेगा ही नहीं, राइट, एच मुझे कभी नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूं, एम जी कॉस थीटा एल बाई टू इज इक्वल टू आर वन इंटू एच अपॉन साइन थीटा। लॉजिक समझ में आ गया है सबको? आर वन इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू एच। ये मेरे ऑप्शंस में है, इसलिए मुझे ये इनकॉर्पोरेट करना था। अब आपने आर वन निकाल लिया है, आपके पास आर टू है, आर वन की वैल्यू रखोगे तो पहले इस इक्वेशन में आओ वापस, इस इक्वेशन में आर टू आ जाएगा एम जी माइनस आर वन कॉस थीटा। आर वन की वो वैल्यू यहां रखोगे तो आर टू आ जाएगा, फिर आर वन आर टू यहां रखोगे। मैं तुम्हें ऑप्शन दिखा देता हूं, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, एल कॉस थीटा। इसको सॉल्व जरूर कर लेना एक बार, है बहुत आसान। अब कुछ बचा नहीं है, जो मैक्सिमम चीज थी वो सॉल्व हो गई। ये है, ठीक है, राइट। देखो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, अगर हम h इज इक्वल टू एल साइन थीटा यहां रख दें, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन चेकिंग बता रहा हूं, मैंने जब ये क्वेश्चन नोट किया था तो इस तरह के ऑप्शंस थे। इसका एक सिंपल क्वेश्चन भी है, अगर आप इसको एल वेल को यहां से काट दोगे, मान लो यहाँ पे h इज इक्वल टू एल साइन थीटा रख के देखो, जस्ट फॉर फन देखते हैं क्या आता है। एल कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू, एच की जगह हम एल साइन थीटा रख देते हैं, एल साइन थीटा माइनस एल साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एल साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो बेटा, जाओ जाओ, एल एल ये कटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कटा, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ले सकते हैं,
1 - cos² थीटा को sin² थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। क्या बात समझ में आ रही है दीपिका एंड अनस? ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ जो मेरे पास ऑप्शन था। ये देखिए, ये ऑप्शंस थे मेरे पास, मैंने ऐसे सॉल्व किया है। आपको अकॉर्डिंगली ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। मैंने आपके ग्रुप पे भेज दिया, राइट? बेटा लेमन टी है ये, ऐसे नहीं पी जाती, जाओ मम्मा के पास जाओ। आगे बढ़े, टॉपलिंग पे शुरू, टॉपलिंग पे आए। दीपिका क्लियर है बेटा? ये लास्ट ईयर नहीं किए थे ऐसे क्वेश्चन। रोटेशन थोड़ा जल्दी शुरू खत्म हो गया था, अब की बार बहुत डिटेल में होना है, तो सारे क्लासेस आपको उसमें मिलेंगे आपके कोर्स पे। चलो भाई, लेट्स टॉक अबाउट टॉपलिंग। ये डायग्राम मैंने आकाश से लिया है, इसीलिए उसको हाइड कर दिया है, आकाश के नोट से उठाया है। ठीक, सबसे पहले तो जरा नॉर्मल रिएक्शन का यूज समझते हैं। एक ब्लॉक है ए, जिस पर आपने फोर्स लगाया। ठीक, ये फोर्स कहीं पर भी लग सकता है बेटा, ये फोर्स कहीं पर भी लग सकता है, जरूरी नहीं है कि अलोंग द सेंटर ही हो, कहीं पर भी लग सकता है जहां आपका मन हो। अब होगा क्या, नॉर्मली काइनेमेटिक्स में हमने अभी तक पढ़ा है कि जब आप ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज करता है और एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, राइट? तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर जाता है। इतना ही हमने पढ़ा है, यस और नो? ये पढ़ते समय हम लोगों ने एक चीज ओवरलुक की, वो चीज थी, क्या ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? देखिए, अगर हम इस सेम डायग्राम को रोटेशनल इक्विलिब्रियम से समझें, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ब्लॉक है, आपने उसको धक्का दिया और वो आगे ना बढ़े, वो ऐसे 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 टॉपल कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्या जरूरी है कि हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन ही हो? ब्लॉक टॉपल भी तो कर सकता है, स्लाइड से पहले ही टॉपल कर जाए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक कि आपका ऑब्जेक्ट या ब्लॉक, अभी ये चीज हम इंक्लाइन प्लेन पे भी देखेंगे, हो सकता है आपका ब्लॉक स्लाइड कर रहा हो सकता है ब्लॉक स्लाइड करे ही ना, वो टॉपल कर जाए, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन में यहां पर स्लाइडिंग होगी और कौन सी कंडीशन में यहां टॉपलिंग होगी। अब मान लेते हैं कि टॉपलिंग नहीं हो रही है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर ये फोर्स इधर लग रहा है तो यही तो वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपका बॉडी टॉपल कर सकता है। क्या और कोई पॉइंट है जिसके अबाउट टॉपलिंग हो सकती है? टॉपल मतलब ऐसे लुढ़क के गिरना या घूमना। दोनों लोग बताओ, क्या पी के अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉपलिंग इमेजिन भी कर सकते हैं अगर ये ब्लॉक ऐसे रखा है? नहीं हो सकता, पी के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। अब देखो अंदर हो क्या रहा होगा, आप एक्सटर्नल फोर्स एफ बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स एफ बढ़ाते जा रहे हो, एक्चुअली होता ये है कि आपका भाई देखिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना? अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट चेक करें तो सीन क्या है, ये डायग्राम हम एक बार फिर से बना रहे हैं। एक सेकेंड यार, इसको पहले भेजिए रघुनंदन को, रघुनंदन जाओ यहाँ।
चलो देखो, ये तुम्हारा ब्लॉक है, ये तुमने फोर्स लगाया कहीं पर भी। अब ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉपलिंग हो सकती है। आप जब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप ये वाला मोमेंट भी तो बढ़ा रहे हो। देखो जरा, हम ये नहीं कह रहे कि ये सेंटर पे, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। जैसे दीपिका तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें h/4 पे था, ये एक्सटर्नल फोर्स कहीं पर भी है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता जा रहा है, सेंटर पे नहीं मान रहे हम कह रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता जा रहा है। जब ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाला मोमेंट भी तो बढ़ता जा रहा है। यस और नो? हाँ या ना? बात मेरी समझ में आ रही है? आप इस फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो इस पॉइंट के अबाउट ये वाला मोमेंट भी बढ़ता जा रहा है। अगर इस पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट बढ़ता जा रहा है तो इसके अबाउट टॉपलिंग हो सकती है, लेकिन कब तक नहीं होगी। देखिए, जब आप ये वाला फोर्स बढ़ाते हो तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ये अपनी पोजीशन शिफ्ट करना शुरू करता है। वो नॉर्मल रिएक्शन जो पहले यहां था वो थोड़ा और यहां आ जाता है। जब थोड़ा और यहां आ जाता है तो सेंटर ऑफ मास से किसी दूरी x पे आ जाता है। जब x पे आ जाता है तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक काउंटर मोमेंट क्रिएट करता है जो इस एक्सटर्नल फोर्स के मोमेंट को अपोज करता है। आप एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाते हो, नॉर्मल रिएक्शन और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। क्या इसके आगे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ सकता है? क्या नॉर्मल रिएक्शन इसके आगे बढ़ सकता है? भाई ये लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बॉडी का सरफेस के साथ। आप एफ की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, जितना वैल्यू आप एफ का बढ़ा रहे हो बेचारा नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को शिफ्ट करता जा रहा है और एक काउंटर मोमेंट क्रिएट कर रहा है कि बॉडी लुढ़के ना, टॉपल ना करे। लेकिन हो सकता है किसी पॉइंट पर एफ ऐसी वैल्यू ले ले सेंटर ऑफ मास के अबाउट कि वो जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है वो n इंटू इस x से ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो क्या ये ब्लॉक इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाएगा? यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इस कंडीशन पे 100% टॉपलिंग हो जाएगी? आई होप मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, जिस समय टॉपलिंग हो रही है उस समय क्या मेरा नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही होगा? अगर टॉपलिंग हो रही है, पॉइंट 2 पढ़िए, अगर टॉपलिंग हो रही है मतलब नॉर्मल रिएक्शन जितना शिफ्ट हो सकता था उतना हो चुका है। अब वो एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाने से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तभी तो बॉडी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉपल हो रही है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ही नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, राइट? दूसरी चीज, क्या फ्रिक्शनल फोर्स से कोई फर्क पड़ेगा? अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही मोमेंट चेक कर रहे हो तो मुझे बताओ क्या फ्रिक्शनल फोर्स कुछ करेगा? भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो पॉइंट, अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं है। यस और नो? अगर बॉडी का कांटेक्ट नहीं है सरफेस से तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गया और मैं कांटेक्ट पे ही टॉर्क निकाल रहा हूं, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स कभी मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा? बताइए। क्या फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क हमेशा जीरो आएगा अगर टॉपलिंग हो रही है? ये दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई। पहली चीज, नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक पहुंच चुका है अगर टॉपल हो रही है बॉडी। और दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करना, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यस दीपिका एंड अनस? यस
आई होप समझ में आया। अभी क्वेश्चन से और बेटर समझ में आएगा। ठीक। A uniform cube of side A and mass m rests on a rough horizontal table. A horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point that is directly above the center of the face at a height 3 ये फोर्स आपको 3a/4 पे लग रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टॉपल एट एन एज इज, देखो mg यहां एक्ट करेगा। ठीक। सबसे पहली चीज तो ये पहचानो कि टॉपलिंग केवल और केवल यही हो सकती है। यस, टॉपल केवल और केवल यही हो सकता है। आप अपने फोर्स का डायरेक्शन चेक करो। जिस समय टॉपल हो रहा होगा उस समय नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। जिस समय टॉपल कर रहा है उस समय नॉर्मल रिएक्शन यही हो गया। यस, राइट। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो। mg इधर क्रिएट करेगा, फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इधर क्रिएट करेगा। तो F इंटू एफ का डिस्टेंस यहां से कितना है आपको दिया हुआ है 3a/4। अगर ये चीज mg इंटू किया है कि साइड a, तो ये हो गया a/2। अगर ये चीज mg इंटू a/2 से ज्यादा हो गई तो टॉपल कर जाएगा। यस, इस कंडीशन पे टॉपल कर जाएगा। यस और नो? F is greater than 2 2s are 4, a से a कटा, F is greater than 2 mg/3, it will topple. Okay, clear Deepika and Anas? At this point it will topple. I hope समझ में आ गया। चलो भाई, a cone of mass 5 kg बनाते हैं। दीपिका, जो मैंने पेपर भेजा है मैथ्स का, देखा तुमने? मास 5 kg एंड रेडियस ऑफ बेस इज 20 सेंटीमीटर। ये है आपका, कैसा है? अरे मैंने खाली तुम्हें लॉजिक समझाया ना, ऑप्शन के हिसाब से वो चेक कर लेना। कभी कभी टॉपल पूछता है और कभी कभी नॉट टॉपल पूछता है। अभी अभी करते हैं क्वेश्चन। ओके ग्रेट। इफ द कोन इज struck at its vertex point, find the necessary find the force necessary to topple the cone। आपने इसको यहां पर स्ट्रक किया, ये मान लेते हैं F फोर्स है। आपसे कह रहा है कि वो नेसेसरी फोर्स बताइए कि ये वो नेसेसरी टू टॉपल द कोन। आपको इसे टॉपल करना है। टॉपल करने का मतलब हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन कहां पहुंच चुका है, यहां पहुंच चुका है और h/3 पे लाई करता है। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 kg है तो 5g यहाँ है। ठीक है, टॉपल कराना है तो कोई बात नहीं। ये मोमेंट
ये मोमेंट, यही दो मोमेंट बन रहे हैं। अगर इसके अबाउट ले लें, अगर इसके अबाउट चेक कर लें तो यही दो मोमेंट बन रहे हैं। यस, तो F इंटू 40 सेंटीमीटर should be greater than 5G into 20 सेंटीमीटर। आ जाएगा। टू ज़ा 2.5, अगर G को 10 ले लें, 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर लगा दोगे तो टॉपल कर जाएगा। अब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिलेंडर ये वो बहुत सारे बन सकते हैं, तो कोई ऐसा आई होप प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। A uniform square block of side A and mass m is lying on a horizontal surface, ये वाला। A small block of mass m is placed on the top block. Find the distance by which the normal reaction is shifted. Obviously इनको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो चलो भाई करते हैं। इजी है, मैं करूं आप ट्राई करोगे? ये mg है, ये 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 भी स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, ये भी सेमी ब्लॉक है, तो ये भी mg इधर एक्ट करेगा। तो मान लेते हैं, ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया है, अगर इधर वेट बढ़ गया है तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये n1 है, पहला नॉर्मल रिएक्शन, ये n2 है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। इसकी अब जब आप FBD बनाओगे तो क्लियर है n2 की वैल्यू mg है? मान लीजिए ये x शिफ्ट हुआ है, अगर ये x शिफ्ट हुआ है टॉपल करने से पहले फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द नॉर्मल रिएक्शन इज शिफ्ट, मतलब आपने नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट कराया है ताकि टॉपलिंग ना हो। और अगर टॉपलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो रहा है, इजंट इट? अगर टॉपलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो रहा है। अगर मैं बड़े वाले ब्लॉक की FBD बनाऊं, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, तो n1 इज इक्वल टू 2mg आएगा। यस, बिना FBD बनाए भी n1 इज इक्वल टू 2mg आएगा। यस और नो? अगर बड़े वाले ब्लॉक की FBD बना दें तो n1 की वैल्यू 2mg आएगी। अब x डिस्टेंस पे अगर टॉपल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है n1 इंटू एक्स इज इक्वल टू mg इंटू a बाई a दिया ना, a बाई 2, दिस इज a, दिस इज a। n1 की जरा वैल्यू निकालें, 2mg इंटू एक्स इज इक्वल टू mg इंटू a बाई 2। mg2 कितना आएगा ये? x इज इक्वल टू a बाई 4। देखो जरा, ओह गॉड, ओके है। अभी अंकित सर की क्लास कितनी बजे? 7:30 से है ना? मोर और लेस सब में कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है। हाँ हाँ, यही क्वेश्चन तो मैं ढूंढ रहा था यार, ये सब तो बेकार है, यही तो ढूंढ रहा था, इतना लेट है। अब ब्लॉक विद, हाँ ये मैं करा देता हूँ। A block with a square base measuring a into a and height h
is placed on an inclined plane, the coefficient. हाँ हाँ, मैं मेरा 7 बजे से क्लास ऑलरेडी है, मैं ये क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा. The coefficient of friction is mu, the angle of inclination theta is the. अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे यही कराना था, इससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. अब जरा ध्यान से देखना. सबसे पहले mg नीचे एक्ट करेगा, mg cos थीटा यहाँ एक्ट करेगा, mg sin थीटा यहाँ एक्ट करेगा. अब यहाँ पर आपसे टॉपल की भी बात कर रहे हैं और स्लाइडिंग की भी बात कर रहे हैं, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा. तो ये क्वेश्चन फ्रिक्शन में हम कर चुके हैं. n इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब ये f इज इक्वल टू म्यू इनटू n, राइट. तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आता था. अब वो बोल रहा है कि इंक्लिनेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. तो आप मुझे बताओ, एंगल ऑफ रिपोज भी हम जानते हैं, अगर tan थीटा म्यू से ज्यादा होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा. क्या इसको समझाने की जरूरत है? आपको याद है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, एंगल ऑफ रिपोज. यस, फ्रिक्शन में सबने एंगल ऑफ रिपोज. अरे एंगल ऑफ रिपोज भाई अनस, आप इंक्लिनेशन बढ़ाते जाते हो, सेल्फ एडजस्टिंग होता जाता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा के बाद वो नीचे स्लाइड करता है. तो स्लाइडिंग के लिए तो यही कंडीशन होगी बेटा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा. ये एंगल ऑफ रिपोज है, अगर tan थीटा इससे ज्यादा हुआ तो आपका ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा. टॉपल के बारे में जरा देखते हैं, ये मजेदार है. इसी डायग्राम को जरा टॉपलिंग में चेक करते हैं. अच्छा, ये ब्लॉक यहां टॉपल कर सकता है, यहां कर सकता है. इसको रीड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है. दीपिका, यही क्वेश्चन तुमने नॉर्मल प्लेन पे पूछा था. अपना क्वेश्चन देखना, मैंने पूरे स्लाइड, पूरे चैट वापस जाके तुम्हारा क्वेश्चन देखा जब मैंने ये क्वेश्चन किया. तुम्हें याद है? यही क्वेश्चन तुमने नॉर्मल सरफेस पे पूछा है. यस, लास्ट ईयर. पहली चीज तो जब ये टॉपल कर रहा होगा तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप समझ गए ओहो कि नॉर्मल रिएक्शन यही है. यस, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है? अगर ये टॉपल कर रहा है या टॉपल करने वाला है तो नॉर्मल रिएक्शन तो यही है. ये हो गया. mg को ना बनाए, सीधे आपको वो दिखाएं जो जरूरत है. mg cos थीटा यहाँ है. मजे की बात यह है कि mg sin थीटा यहाँ है. यस, टॉपल करने का मतलब क्या हुआ? आपको ब्लॉक के जो डायमेंशन दिए हैं ना, वो a इंटू ए दिए और हाइट h डी है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट लेना है तो हाइट अगर ब्लॉक की h है तो क्या मैं इसको h/2 लूं? बताइए. ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये h/2 है. यस और नो? और ये डिस्टेंस a/2 है. mg cos थीटा into a/2 is equal to mg sin theta into h/2. tan theta is equal to a by h.
आ जाएगा। tan थीटा किसके बराबर था, म्यू के। मुझे एक बात बताओ, ऑप्शंस पे आओ जरा। tan थीटा अगर a बाई एच है तो स्लाइडिंग की क्या कंडीशन थी, a बाई एच इज ग्रेटर देन म्यू, इस पे स्लाइड कर जाएगा। देखो tan थीटा ग्रेटर देन म्यू पे ही तो हमने स्लाइड बोला था। तो a म्यू इज लेस देन a बाई एच, म्यू इज लेस देन a, ये ऑप्शन सही है। टॉपल करने से पहले ही स्लाइड कर जाएगा अगर ये कंडीशन हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस पर स्लाइड कर रहा है तो टॉपल किस पे करेगा भाई, अगर a बाई एच इज ग्रेटर देन म्यू पर स्लाइड कर रहा है तो क्या a बाई एच इज लेस देन म्यू इस पे टॉपल नहीं कर जाएगा, बताइए। रिवर्स, अनादन दीपिका। आई गेस आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो भैया ये भी ऑप्शन तो सही हो गया, ये ऑप्शन भी तो समझ में आ गया, राइट। इजंट इट, ये ऑप्शन भी तो बन गया, नहीं। चलो देखें, एक और कर सकते हैं क्या। कौन सा करें, ओहो एक और भी है, तीन है, तीन तो नहीं हो पाएंगे। ये तुमने पूछा था ना, यही तो था तुम्हारा क्वेश्चन दीपिका। आई गेस यही क्वेश्चन तुमने पूछा था। A block of mass 2 kg is kept on a truck, हाँ मतलब मोर और लेस ऐसा ही था। With a constant acceleration, the height h of the block is 60 centimeter and the width is 15. The surface between the block and the truck is sufficiently rough to prevent slipping. The minimum acceleration of the truck at which एक बात बताओ, टॉपलिंग चेक करने के लिए इसकी एफबीडी बनानी पड़ेगी, यस। टॉपलिंग चेक करने के लिए इसकी एफबीडी बनानी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल है। मुझे इसकी एफबीडी बनानी है। एक ट्रक पे बैठा हुआ है, ये ट्रक तो ए से चल रहा है, एफबीडी कैसे बनाऊं, एफबीडी कैसे बनाऊं, एफबीडी बनाने के लिए सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, m/a। क्या यही फोर्स इसको टॉपल नहीं करा सकता इसके अबाउट, और जब इसके अबाउट टॉपल हो रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। वेट इसका mg है, और क्या क्या दिया है, ये विथ w दी है तो ये हो गया w/2, और क्या दिया है, हाइट दी है h तो ये हो गया h/2,
अब तो कुछ बचा ही नहीं, एम ए इंटू एच बाई टू, राइट। अगर ये बड़ा हो जाए एम जी इंटू डब्ल्यू बाई टू से तो टॉपल कर जाएगा। तो m से m काट दो, 2 से 2 काट दो, a इज ग्रेटर देन w बाई h इंटू जी। ये हो गया टॉपल, हो गया, यस। इज इट क्लियर? To my all of you, is it clear? और कौन सा करें? अब क्यूबिकल ब्लॉक, सीधी जरा चार्जिंग पे लगा दो लैपटॉप। A cubical block of side A is held at rest against a rough vertical wall by applying a force F acting along the center. ये आप करो, फोटो खींचो, मैं स्लाइड अभी शेयर नहीं करूंगा। Against a rough vertical wall. दीपिका अभी हो जाएगा क्या? एक मिनट आनंद रुको, बस 1 मिनट दो यार। फोर्स F acting along the center, एक फोर्स लगाया F acting along the center, the mass of the block is m, मतलब mg इधर एक्ट करेगा। Determine the minimum coefficient of friction between the block and the wall. F इधर होगा, तो ये तो F is equal to mg, mu into n is equal to mg, mu is equal to mg by n. The torque by the normal reaction about the center of the mass. Obviously नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे तो होगा नहीं, मान लो यहाँ कहीं है। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब टॉर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टॉर्क बाय आपका, ये क्रिएट कर रहा है भाई। अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालोगे, ये तो किसी काम के हैं नहीं, ये भी सेंटर पे लग रहे हैं, ये भी किसी काम के हैं नहीं, तो टॉर्क अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में आपसे कह दिया है कि एफ जो है वो सेंटर पे ऐड कर रहा है, तो एफ से टॉर्क मत ले लेना। सेंटर पे ऐड कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग जब टॉर्क लोगे तो एफ और एमजी बेकार हो गए। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुआ होगा। क्वेश्चन में आपसे वो कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क क्या है। नॉर्मल रिएक्शन वही टॉर्क क्रिएट कर रहा होगा जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, राइट। साइड अगर ए है तो ये a बाई 2 हो जाएगी, अगर ये साइड ए है तो ये a बाई 2 हो जाएगा। तो टाउ n इज इक्वल टू f इंटू a बाई 2 हो जाएगा, हो जाएगा। f इज इक्वल टू एम जी है, तो टाउ n इज इक्वल टू एम जी a बाई 2, इतना आएगा। चलो एंड करो, 7:15 क्लास था। सी यू एट 9, बाय। दीपिका जब मैं मैसेज करूं वो वाला क्लास अटेंड कर लेना। कल शायद सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कराएंगे, वो आप लोगों को करवाए थे।
कल जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय।